ठीक है, अब देखिए आगे पहले मैं इसको समझाई दे रहा हूं, फिर 2 4 5 सवाल लगवा देता हूं, ठीक है, इंटर रिलेशन के अलग अलग से सारे। अब इसी के साथ एक और टॉपिक है, पुराना ही है वो है मोलिलिटी और मोलरिटी। याद आ रही है? मैंने आपको पहले ही बोला था कि 11 का जो पढ़ के जा रहे हो ये सब दोबारा पढ़ा जाएगा, बचेगा नहीं कुछ भी। पूरा चैप्टर अगर मोलिलिटी, मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन के अराउंड ही है। कोई भी सवाल बिना इसको लगाए सॉल्व नहीं होगा। मतलब आप कुछ भी सवाल लगाओगे इन तीन में से एक ना एक जरूर निकाल रहे होगे, बचेगा ही नहीं सवाल। तो देखें, मोलिलिटी, कुछ लोगों को पेपर में ये कंफ्यूजन हो जाता है कि मोलिलिटी कौन सा था और मोलरिटी कौन सा था। मैंने एक ऐसे ही तरीका बनाया है, तरीका तो ऐसा ही है लेकिन उससे याद बना रहता है। जिसमें एल आया है, एल मतलब लीटर, उसमें लीटर मतलब वॉल्यूम ना, हाँ, तो उसमें वॉल्यूम नहीं आएगा, ठीक है, उल्टा है। जिसके नाम में लीटर आ रहा है उसके फॉर्मूले में लीटर नहीं आएगा, उसके फॉर्मूले में क्या आएगा, वजन आएगा, ठीक है। और फिर दूसरा वाला अपने आप याद हो जाएगा, मोलरिटी, ठीक है, आ रही है, तो इसमें वजन आएगा क्योंकि इसमें, समझ गए ना, एक याद हो जाएगा दूसरा याद हो जाएगा। अब देखो ये दोनों है क्या, कल मैंने कॉन्सेंट्रेशन की डेफिनेशन भी लिखवाई थी, याद है ना। तो बेसिकली ये है तो कॉन्सेंट्रेशन ही। अगर दो शुगर सॉल्यूशन मेरे पास है और मुझे ये पता करना है, 2 एसिड के सॉल्यूशन मेरे पास हैं, मुझे ये पता करना है इनमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कौन है, तो उसका तरीका कैसे है। अब मैं उंगली डाल के देखूंगा नहीं किसमें ज्यादा जली, हाँ है ना। तो उसका तरीका होता है कि उसमें उसकी मोलिलिटी या मोलरिटी लिखी होगी, ठीक है। अब जैसे एसिड का है तो उसमें क्या लिखा जाएगा, मोलिलिटी, मोलरिटी, ठीक है ना। तो अरे वो तो पानी में डाल के बनाया जाएगा ना, हाँ है ना। पानी का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम, और वॉल्यूम का मतलब यहां आ गया। निकालने को उसका ये भी निकाल सकते हैं, ऐसा कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। डेंसिटी पता होगी निकल आएगी, लेकिन मैंने आपको बता दी, बोलो इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब एक बात करते हैं कि इनके सिंबल, वैसे तो इसकी यूनिट है, लेकिन अगर आप भूल जाओ तो इनके सिंबल लिख के भी इनकी यूनिट की जगह यूज कर सकते हो। कोई भी न्यूमेरिकल करो, यूनिट जरूर लिखाओ। मान लो 3 नंबर का सवाल आया, तुमने पूरा सवाल कर दिया और मैक्सिमम गलत है, लेकिन अगर आंसर की यूनिट भी सही है तो वहां पे आधा नंबर बन रहा है, गिवन दैट का आधा नंबर बन रहा है। 3 नंबर के सवाल में 1 नंबर तो तुम्हारा बन ही रहा है, ईमानदारी से। मिलेगा ना मिले वो एक अलग बात है, लेकिन स्टेप वाइज के हिसाब से आपको मिलना चाहिए, 1 नंबर तो आपका पक्का है। और इसका दूसरा, अगर आपने 3 नंबर का एक सवाल किया और लास्ट में यूनिट नहीं लिखी और सवाल सही है, मिलेगा 2.5, आधा कटेगा। बोर्ड में लिख के आता है कि आधा नंबर डिडक्ट कर लीजिएगा अगर यूनिट नहीं लिखी हुई है। तो इसलिए एक सिस्टमैटिक अप्रोच रखिए। तुम जो तुम लास्ट में कर लेंगे, लास्ट में भाई कोई नहीं कर पाता। आज से प्रैक्टिस डालोगे, साल भर प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारे हाथ में प्रैक्टिस आएगी, समझो है ना, तब तुम कर पाओगे। गिवन लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, पुटिंग द वैल्यू, आंसर, 4 फेज है उसके। बात क्लियर है ना, सबके क्वेश्चन ऐसे ही होने हैं, ठीक है। हम पेपर में कर देंगे, ये सीन नहीं चलेगा। चलिए, तो अब बात है कि ये मोलिलिटी क्या होता है, बताइए। कैपिटल एम होता है, स्मॉल एम होता है, स्मॉल एम होता है। बहुत बढ़िया बात है, याद रखिएगा, स्मॉल एम होता है। और ये कौन सा होता है, कैपिटल एम होता है, ठीक है भाई, ठीक है। 1-2 बालक ऐसे भी मैंने देखे हैं जिनका ये है कैपिटल एम और ये स्मॉल एम। तो भैया इनमें अंतर क्या है कि ये इससे छोटा है, इसमें चोच और लगा लो यार, ठीक है, फिर वो तुमसे स्मॉल बना रहेगा। अब देखो, मैंने आपको बताया था WBMB वाला फॉर्मेट, मैं सीधा न्यूमेरिकल फेज में जा रहा हूं। देखिए इसकी डेफिनेशन आपने 11th में भी पढ़ी थी, अरे पढ़ी थी ना दोनों डेफिनेशन। डेफिनेशन का हमें अब कोई काम नहीं है, आने को आ सकती है, डिफाइन कर दें, पूछ लें। डेफिनेशन का कोई मतलब नहीं है। इसमें डेफिनेशन होता क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऊपर होगा। नंबर ऑफ मोल्स किसके, सॉल्यूट के। भाई चीनी के तो मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, पानी हमने क्या डाला, चीनी डाली, उसका कॉन्सेंट्रेशन देखना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर होगा, इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर होगा। इसमें क्या आना है, वॉल्यूम तो आएगा नहीं, क्या आएगा, वजन, तो वेट आएगा। वेट किसका, सॉल्वेंट का, ध्यान से सुनिए कान में तेल डाल के, सॉल्वेंट का। और यहां आएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम सॉल्यूशन का। तो बस इसी वजह से थोड़ा सा मसला है। एक जगह नीचे, ऊपर तो सॉल्यूट आ रहा है दोनों में, एक जगह नीचे आता है सॉल्वेंट और एक जगह आता है सॉल्यूशन। तो मैं आपको अभी न्यूमेरिकल स्टाइल सिखा रहा हूं, थ्योरेटिकल में भी लिखवा दूंगा, ठीक है। तो देखिए हम अपनी वही 4 चीजें लिख देंगे, क्या, WB, MB, WA, MA। अभी तो सबको याद हो ही जाएगी।
तो इसका फॉर्मूला बनता है WB अपॉन MB। WB अपॉन MB मतलब ये क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया। अरे B क्या होता है, सॉल्यूट, और WB अपॉन MB मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। और इनटू 1000 क्यों हुआ, ये ग्राम और किलोग्राम का कन्वर्जन है, ठीक है ना। हम यहाँ पर यूनिट ग्राम में लेके चल रहे हैं, छोटी यूनिट लेके चलेंगे। आप लेने को अगर यहाँ किलोग्राम लिख दोगे तो ऊपर से 1000 हट जाएगा, बात समझ आ गई ना, तो उसमें बड़बड़ाना नहीं है। तो ठीक है ना, WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। क्यों, देखो ये कैसे हुआ, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अरे इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या होता है, वेट, है ना, वेट ऑफ किसका, सॉल्वेंट का। अगर ये केजी में है तो 1000 का मल्टीप्लाई नहीं होगा, और अगर ये ग्राम में है तो 1000 का मल्टीप्लाई होगा। ये बात क्लियर है ना। तो इसलिए ये 1000 यहां आ गया, ये वेट ऑफ सॉल्वेंट है मतलब WA हो गया, ये यहां आ गया, और ये नंबर ऑफ मोल्स का हमने तोड़ दिया। तो अब देखो कितना आसान हो गया। अगर हमने ये चार चीजें छाट ली तो क्या हम मूर्ख है, फिर ये कर नहीं पाएंगे, बताओ। सिर्फ वैल्यू तो रखनी है, फिर क्या मसला है, तो तुरंत ही हो जाएगा। बात क्लियर होगी। इसलिए मैं आपको तरीका सिखा रहा हूं, जो उसमें मैं हमेशा कहता हूं कि ये चार चीजें पेपर में छाटो। क्वेश्चन इस चैप्टर का हो तो ये छाटे बिना तो चलेगा ही नहीं, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो, किसी भी टॉपिक का चल रहा हो। बात समझ आ गई ना, ये तो छाटने ही पड़ेंगे आपको। चार चीजें छाटिए, आंसर रखिए काली के साथ, बोलो क्लियर। इसी तरीके से यहां पर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स वही रहेगा, मतलब ये वही रहेगा, ठीक है ना। 1000 यूनिट कन्वर्जन के लिए आएगा, और नीचे वेट की जगह क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूं, और यहां फॉर्मूला बन जाएगा WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। कोई समस्या, मैं रिपीट करता हूं, ये चीज ग्राम में है और ये चीज ml में है। अगर ये लीटर में होगी तो 1000 का है। तो मैं इस कंफ्यूजन से बचाने के लिए हमेशा क्या तरीका लगवाता हूं कि हमेशा छोटी यूनिट उठाओ, किलोग्राम या ग्राम में बदल लो, क्योंकि बार बार ग्राम किलोग्राम कंफ्यूज हो जाओगे, कभी कभी छूट जाएगा। इसलिए मेरा तरीका है, कुछ भी दिया हो सबको छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर लो, और सारे फॉर्मूले मैंने छोटे यूनिट के हिसाब से लगा रखे, ग्राम ml इन यूनिट के हिसाब से। बात समझ आई ना। ये वाला वजन अपने आप ग्राम में चल रहा होगा, ठीक है ना, और ये ग्राम में हो, फिर ये किलोग्राम में हो, फिर उनके कन्वर्जन लगे, कुछ नहीं, सबको उठा के ग्राम में करो, दो फॉर्मूला ये रखा हुआ है, वैल्यू डालो, कहानी खत्म, ठीक है। और 98% सवालों में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ग्राम में ही दिए होते हैं, समझ आया ना। हाँ, अगर मैं 1000 नहीं लगाऊंगा तो ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बात क्लियर है ना। तो बड़ा सिंपल सा है, फिर बता रहा हूं, ये सब छाट लो, यूनिट जरूर देख लेना। जैसे उसने लिख दिया 2 और आगे लिख दिया किलोग्राम, तो फिर 2000 ग्राम करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे बेवकूफ बना देते हैं। तो अपना देख लेना, ये सारी यूनिट देखो, इनका मोलर मास का तो यूनिट बनेगा नहीं, इनका यहाँ पर ग्राम और यहाँ पे ग्राम चल रहा होगा। बस इसी बात को आपको देख लेना है और सवाल में वैल्यू डालनी, खत्म करना। बोलो क्लियर। अब एक और समस्या है, क्या समस्या आ गई भाई, ये वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम है वो तो दिया नहीं है, तो सवाल में आपको क्या देंगे, उसकी जगह देंगे डेंसिटी। और ये डेंसिटी किसकी होगी, डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन, क्योंकि वॉल्यूम में सॉल्यूशन निकलना है, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। बोलो हाँ है ना। तो अब बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाएं वॉल्यूम निकालने के लिए, ये नहीं लगाना है, ये फिजिक्स वाला फॉर्मूला, हम फिजिक्स का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। तो देखो वॉल्यूम की जगह लगेगा, आपको एक फॉर्मूला फिजिक्स पढ़ा है, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम निकालूंगा तो मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगी, तो हम वो नहीं लगाते, हम वॉल्यूम के लिए लगाएंगे WA प्लस WB अपॉन D। अब ये कहिए तो वही बात है, हाँ बात वही है। आप जब लिखते हैं मास अपॉन डेंसिटी, तो उस समय जल्दी में क्या होता है, गलती हमसे, हम मास रख देते हैं पानी का, और उसमें क्या जोड़ना भूल जाते हैं, चीनी का मास, क्योंकि ये तो सॉल्यूशन का है। जब तुम वॉल्यूम सॉल्यूशन का निकाल रहे हो, डेंसिटी सॉल्यूशन का रख रहे हो, तो मास क्या सॉल्वेंट का रख दोगे, नहीं। इस गलती से बचाने के लिए मैं यहां पर मास ना लिख के क्या लिखता हूं, WA प्लस B बाई D लिखता हूं। चीज एक ही होती है, लेकिन ऐसे लिख देने से वो गलती हमसे नहीं होती, समझ आया ना। जैसे मान लो 1000 ml मतलब 1 लीटर पानी है, 200 ग्राम चीनी मिला रखी है, तो ऊपर तो 1200 होना चाहिए। और जब हम जल्दी कर रहे होते हैं तो हम सीधा मास लिखा होगा, मास 1000 डाल के तुरंत सॉल्व कर दिया, तो वो वहां गलत हो जाएगा। इसलिए वॉल्यूम का फॉर्मूला हम ये वाला उठाते हैं और यहां से वॉल्यूम निकाल के यहां रख देंगे। अब देखो इसमें एक और भी फायदा है, क्या,
हमने ये चार छाट रखे थे, उन्हीं चार से निकाला, कुछ नया भी नहीं किया। WA WB D डाला, वॉल्यूम निकला, वॉल्यूम यहाँ डाला, इन दोनों को रखा, खत्म कर दिया, काट पीट दिया। बोलो बात क्लियर हो गई है ना। जो आंसर आएगा उसमें अगर यूनिट पता है तो बढ़िया, कुछ नहीं पता तो जो इनका सिंबल लिख दीजिएगा, यूनिट की तरह काम करेंगे। बोलो कोई कंफ्यूजन है क्या? अभी क्लियर? किसी को भी कोई डाउट दिक्कत? ठीक है। अब ये तो मैंने आपको रिकॉल करवाया है 9th का। अभी देखिए, आप देखो 2 क्लासेस हो गई, 2 हो गई ना, दूसरी है, 2 क्लासेस खत्म हो गई हैं और हम अभी 9th का कह रहा हूं, अभी 11th के टॉपिक से बाहर नहीं निकल पाए। निकले क्या? मैंने आपको बताया था ना कि आप बिना 11th मजबूत किए 12th में जाओ तो दिक्कत होती है। 11th आपको पढ़ना ही पड़ेगा, लौट फिर के पढ़ना पड़ेगा। अभी ये क्लियर है? अब हम थोड़ा सा बाहर निकलने वाले हैं, बस ये टॉपिक अब यहीं पे खत्म। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, आपको 1-2 तरीके सिखाएंगे और मोल फ्रैक्शन की 2 तरीके और नए सिखाएंगे कि हम कैसे उनको शॉर्टकट मार सकते हैं, उनमें कैसे हम जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, पहले आपसे क्वेश्चन करवाऊंगा, उससे पहले एक और बात समझाऊंगा। एक बात पेपर में बहुत ज्यादा पूछी जाती है कि मोलैलिटी और मोलरिटी में अच्छा कौन है? मोलैलिटी अच्छी होती है या मोलरिटी अच्छी होती है? ये लिटी क्यों? ये टेम्परेचर तो नहीं है, इंडिपेंडेंट। बिल्कुल सही बात बोली भाई इन्होंने। देखो ये एल आ गया, इसका मतलब वॉल्यूम नहीं आएगा, इसका मतलब वेट आएगा। जो वजन है, वजन वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता, जबकि वॉल्यूम का मतलब पानी, मतलब सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है? इवेपोरेट हो जाता है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। इसलिए ये ज्यादा एक्यूरेट नहीं आती है और हम इसको प्रेफर करते हैं कि हम क्या निकालें? मोलैलिटी निकालें, क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है और ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। बात समझे ना? क्योंकि वजन, तुम धूप में जा रहे हो, बहुत तेज धूप है, तो क्या 100 ग्राम कम हो जाओगे पहुंचते पहुंचते? नहीं। लेकिन अगर पानी लेके जा रहे हो और लेके जा रहे हो तो 100 नहीं तो 10 ही ml सही, लेकिन कम जरूर हो जाएगा। 1 ही ml सही, लेकिन कम होगा। उम्मीद है बात समझ में आ गई। तो ये 2 बातें थी, इनको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, लिख लीजिएगा। हेड डालो, मोलैलिटी स्मॉल m, मोलैलिटी स्मॉल m। देखिए, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved per kg of solvent. It is the number of moles of solute dissolved per kg of solvent. बस खत्म हो गई, इतनी छोटी डेफिनेशन। कटे ना के? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, 1 केजी में। समझ गए ना? आए ना? ठीक है। अब इसमें वो कर लो भाई, इसका फॉर्मूला लिख लो, सीधा यही फॉर्मूला लिख दो, या पहले एक फॉर्मूला लिख लो, वो लिख लो, स्मॉल m इक्वल टू, देखो बेटा, स्मॉल m इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इंटू 1000, इंटू 1000, 1000 ग्राम। बोलो बात क्लियर है ना? हाँ है ना? तो मास ऑफ सॉल्वेंट के ब्रैकेट में लिख दो ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट के नीचे लिखो ना ब्रैकेट में ग्राम, ऊपर एक रकम मल्टीप्लाई किया है तो क्या आएगा? ग्राम ही तो आएगा, इसमें क्या लॉजिक वाली बात है? बोलो क्लियर है ना? अब ये फॉर्मूला लिख लो, और ये आपको पता ही है, तो ये फॉर्मूला लिख लो, नोट करो जल्दी फटाफट। क्लियर है ना? तुम क्यों नहीं कर रहे नोट? ठीक है, बढ़िया। ठीक है, अभी कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अगला है, अगला लिख लीजिए मोलैरिटी, मोलैरिटी RIT भाई। आप इसकी डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, बस वजन की जगह लीटर कर दूंगा। देखिए, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved per liter of solution, dissolved per liter of solution, ठीक है? ठीक है, हाँ आगे लिखो, कैपिटल M इक्वल टू, कैपिटल M इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml into 1000 ml लिख देना ब्रैकेट में, ठीक है। और उसके नीचे एक लाइन और लिख लो, इट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, इट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। याद रहेगा इससे, तुम्हें वो बात याद रहेगी, ठीक है ना। हाँ है ना। अब ये फॉर्मूला लिख लो बेटा, ये वाला भी और ये वाला दोनों लिख लेना। हो गया सभी का? किसके गले पे हाथ रख के बोला कोई? हाँ भाई हो गया? जिंदा हो मत है, बोलते क्यों नहीं हो फिर? अब देखो भाई, इसमें दो और होते हैं, ठीक है। वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, उसमें से मैं एक पढ़ाऊंगा एक छोड़ूंगा, ठीक है। बता मैं इसलिए रहा हूं, कल को किसी तुम तैयारी में बैठ जाओ जेई वगैरह की पेपर, देखिए मैं आपको हर चीज बताऊंगा। आप जब जेई के पेपर में देने जाएं, ठीक है, मैं इस बात को लगभग लिख के दे सकता हूं कि 25 में से 20 क्वेश्चन तुम्हें आते होंगे, लगभग ये पक्की बात है। अब तुम कुछ पढ़ के तो क्या आते होंगे, लेकिन तुम्हें इतना जरूर याद रहेगा हाँ जी ये पढ़ाया गया था। तुम कर पाओ या ना कर पाओ वो एक अलग मसला है, पढ़ाया हुआ टॉपिक जरूर होगा, बिना पढ़ाया हुआ नहीं हो सकता। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे दो टॉपिक और हैं, एक है नॉर्मेलिटी, जैसे मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और एक फॉर्मेलिटी, ठीक है ना। फॉर्मेलिटी भी होता है, हंसो मत, वो अलग फॉर्मेलिटी है। तो फॉर्मेलिटी तो सिलेबस में है ही नहीं, तो मसला खत्म, वो कहीं नहीं है, ना जेई में ना कहीं पे पहले था, कुछ नहीं है। नॉर्मेलिटी पहले इसी चैप्टर में था, अब यहां से हट गया, लेकिन हम जब अगला चैप्टर पढ़ेंगे और लैम्डा EQ पढ़ रहे होंगे तो वहां पे नॉर्मेलिटी आएगा, तो हम उस जगह वहां पर आपको नॉर्मेलिटी पढ़ा देंगे, ठीक है। अभी है नहीं, अभी पढ़ाने का कोई लॉजिक नहीं है, बात समझ आ गई ना। तो यहां से नॉर्मेलिटी खत्म, हमारा जितना टॉपिक था वो सारा मैंने करवा दिया। अब यहां पर एक टॉपिक और है, समझ गए ना। दो टॉपिक, फॉर्मेलिटी हट गया, मामला खत्म। नॉर्मेलिटी अगले चैप्टर में जब लैम्डा EQ पढ़ाया जाएगा तब आएगा, तो वहां पढ़ाऊंगा। अब एक चीज होती है इंटररिलेशन, इसके सवाल आजकल खूब आते हैं क्योंकि छोटे सवाल होते हैं, तुरंत लग जाते हैं। इंटररिलेशन क्या है? मैंने आपको मोल फ्रैक्शन दे दिया और काम मोलैरिटी बताओ, एक दो बातें और दे दी। अब अगर हम पूरा प्रोसेस करके निकालेंगे तो बहुत समय लग जाता है। तो इनके डायरेक्ट फॉर्मूले, मतलब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आए, एक आधा सीधा सीधा फॉर्मूला बना लिया, तो उन्हें बोलते हैं इंटररिलेशन। मोलैरिटी का मोलैरिटी से क्या रिलेशन है, मोलैरिटी का मोल फ्रैक्शन से क्या रिलेशन है, तो ये इंटररिलेशन है। मैं आपको इनको लिखवा दूंगा, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले हम लोग लगाएंगे अब कुछ न्यूमेरिकल, जिससे आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए इन तीन चीजों की, ठीक है ना। और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शॉर्टकट मोल फ्रैक्शन के, फिर आएंगे इस टॉपिक पर। बोलो क्लियर? ठीक है, चलिए तो समझ गए ना बात को। चलो पहला क्वेश्चन लिखो भाई, पहला क्वेश्चन लिखिए सभी लोग। ये देखिए सुनिए, अभी ये नोट्स में ही लिखना है, पहला क्वेश्चन नोट्स में ही लिखिएगा। मैं हर टाइप का एक एक सैंपल नोट्स में करवा दूंगा, और बाकी प्रैक्टिस के लिए आपके पास प्रैक्टिस वाली कॉपी है। आज से कल से आपको असाइनमेंट मिलेंगे, असाइनमेंट के क्वेश्चन बिना किए आना ही नहीं है भाई। मुझे ये मत कहना कि जी हमारा पेट खराब था, हम बाहर गए थे, हमें कोई बहानेबाजी में सुनाओ। मैं असाइनमेंट में ज्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, 8, 10, 15 क्वेश्चन दूंगा, 2 दिन में करके आने हैं। एक दिन के 6-7 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो कोई बहाना मत दीजिए। 7 क्वेश्चन एक दिन में कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है, करके आइएगा। गलत हो जाए गलत करके लाइएगा, ना तो नकल करनी है और ना बिना किए आना है। आप सारे गलत कर लाओ, मैं सारे दोबारा करवाने की दम रखता हूं। आप बिल्कुल नकल करके मत लाइए, नहीं आ रहे हैं सब गलत हो जाने दो, मुझे पता तो चल जाएगा कि गड़बड़ कहां चल रही है। 1 मिनट लगेगा उसे सही करने में, और तुम बेईमानी करके गूगल करके ले आओगे भाई, अपने पैर के नीचे गड्ढा खोद रहे हो, गहरा गड्ढा करो, खूब गिरोगे दम से। बिल्कुल भी पिटोगे तभी जब काम बिना किए आ गए, पिटोगे भी नहीं। अब मैंने मारना छोड़ दिया भाई, मैं सीधे तुम्हें वापस भेज दूंगा, घर पे जाओ, कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी जिंदगी तुम्हें नहीं करना तो हम क्या कर सकते, बात क्लियर है ना। तो बड़ा सिंपल सा है, आप आइए, सारे क्वेश्चन गलत कर लाओ, लेकिन ईमानदारी से अपने आप करके लाओ, मैं सारे सही करवाऊंगा, सब 1 to 10 सारे। बात क्लियर है ना। क्लास कम पड़ेगी, संडे को बुला लूंगा, मैं वैसे भी हर दिन आपको आधा घंटा पौना घंटा फालतू ही पढ़ा रहा हूं, जिससे डिस्टर्बेंस ना हो। और आज पुराना भी सुना जाएगा, ये मैं सोचना कहीं भूल गया हूं, भूलने का कोई चांस नहीं। चलिए तो क्वेश्चन लिखिए, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, न्यूमेरिकल है, concentrated nitric acid used in the laboratory, concentrated nitric acid used in the laboratory is 68% nitric acid by mass in aqueous solution,
बाई मास इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, फुल स्टॉप। व्हाट शुड बी द मोलैरिटी, व्हाट शुड बी द मोलैरिटी ऑफ द एसिड, व्हाट शुड बी द मोलैरिटी ऑफ द एसिड if the density of the solution is, if the density of the solution is, छूट गया क्या, if the density of the solution is 1.504 ग्राम पर ml, 1.504 ग्राम पर ml हो गया। अब सुनो, क्वेश्चन नहीं करना आपको ना, पहले तरीका सीखो कैसे करना है, मैं एक करके दिखाऊंगा आपको और उसमें कुछ बातें भी समझाऊंगा। आप रीड करिए पहले क्वेश्चन 2 बार, एक बार नहीं 2 बार, तसल्ली से रीड करो पहले। आराम से तसल्ली से रीड कर लो भाई, फिर इनका मतलब समझो क्या हो गया बेटा। अच्छा, कर लिया रीड? हाँ है ना। देखिए, इस तरीके से पढ़ाने में एक एक क्वेश्चन करवा के चलने में समय लगेगा, पिछली बार की तरह जल्दी नहीं होगा सिलेबस, मैंने आपको पहली बार क्लियर कर दी। लेकिन यह है कि हाँ, जितना हो जाएगा उतना मजबूत हो जाएगा, उसको दोबारा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखो, इसमें 2 बातें सीखनी है। क्या? मुझे ये बताओ कि अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे 92% नंबर आए, इसका क्या मतलब है? क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि मेरे टोटल कितने नंबर का पेपर था, मतलब परसेंट, टोटल में से कितने आए, टोटल क्या था और कितने नंबर आए? नहीं बता सकते, क्योंकि मैंने तो आपको परसेंटेज दिया ना। जैसे मैंने कह दिया मान लो मैंने कह दिया मेरे 80% नंबर आए, तो ये 500 में 400 भी 80 है, 1000 में 800 भी 80 है, और भी बहुत सारे 80 हो सकते हैं। तो इस 80% से हमें कुछ भी पता टेक्निकली नहीं चलता। हमें ये नहीं पता कि टोटल वैल्यू क्या थी और कितने नंबर ऑब्टेन हुए, ये नहीं पता, कितने पेपर जुड़ के वो टोटल वैल्यू आई थी, कुछ नहीं पता। बस हमें ये पता है कि ऑन एन एवरेज हर 100 नंबर के पेपर में इनके 80 नंबर ऑन एन एवरेज आए। किसी में ज्यादा हो सकते हैं, किसी में कम हो सकते हैं, यही मसला है। तो मैं ये क्यों सिखा रहा हूं? क्योंकि आपको सवालों, एक केन शुगर वाला सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, उसमें भी यही सीन मिलेगा आपको, बहुत सारे सवालों में मिलेगा। आप समझे क्या कि अगर कहीं आपको परसेंटेज दिया है, कह दिया 5% सॉल्यूशन, 10% सॉल्यूशन, इसमें कहा है 60% सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या है? 60% बोला है, तो क्या बता सकते हो कि टोटल वैल्यू कितनी थी? नहीं, जैसे नंबर का नहीं बता पाए। 60 तो हो सकता है 100 लीटर हो, 100 में 60 हो, 10 में 6 भी 60 होता है, तो हमें तो पता नहीं ना। तो इसलिए जितने भी परसेंटेज वाले सवाल होते हैं उनमें हम टोटल वैल्यू को कितना मान लेते हैं? 100 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 100, ठीक है। और जो 60% दिया है वो बेसिकली हम, टोटल वैल्यू 100 हो गई, तो 60 हमारा क्या हो गया? 60 हमारा आप सीधा ग्राम में कन्वर्ट हो गया, और हम टोटल 100 ग्राम लेके चल रहे होंगे। क्या ये बात समझ आ गई? तो कान में तेल डाल के सुनो इस बात को। अब ये किसी के मन में ये भी आएगा, भाई ये ग्राम है, एमएल भी तो हो सकता है। हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। तो इसके 3 तरीके होते हैं। क्या? एक होता है W/W, एक होता है V/W/V, एक होता है V/V, वेट बाई वेट, वेट बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमने कोई सूखी सी चीज थी जिसका वजन लिया था, सूखी हो या गीली हो, मैं वजन था हमारे पास, उस वजन में जो चीज डाली उसका ही वजन ही था, वजन में वजन मिलाया, मतलब 100 ग्राम में 60 ग्राम, दोनों ग्राम फैक्टर चल गए। 100 ml में 60 ग्राम, तो W/V लिखा होगा, समझ आया ना। 100 ml में 60 ml मिलाया, पानी में अल्कोहल मिला दिया, ठीक है। 100 ml में 60 ml, तो V/V चलता है। उम्मीद है बात समझेगी। इसीलिए आप पढ़ो अपना क्वेश्चन, देखो उसमें लिखा है 60% नाइट्रिक एसिड बाई मास इन द एक्वस सॉल्यूशन, मतलब बाई मास, W/V चल रहा है। बात समझ में आ गई ना? बाई मास इन द एक्वस सॉल्यूशन। सुनो, मास इन द एक्वस सॉल्यूशन क्या चल रहा है? W/V चल रहा है। एक्वस बोला ना, एक्वस क्या है? पानी है ना, और पानी वजन में तो नपेगा नहीं, नप तो सकता है लेकिन नपेगा नहीं यहां पर, तो W/V चल रहा है। सरल शब्द में एक बात समझ लीजिए, जहां परसेंटेज दिया हो वहां ग्राम मान लो और टोटल वैल्यू को 100 मान लो, मामला खत्म, बात खत्म। बोलो क्लियर है ना? तो W अब सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट,
देखें कैसे, हम यहाँ लिखेंगे WB, WB इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 ग्राम। सब लोग बोला करो भाई 60 ग्राम, 68 है, 68 लिख लो भाई, जितना भी है 68 लिख लो, ठीक है, यहाँ पे भी 68, ठीक है भाई, हाँ है ना। अच्छा अगर ये 68 है तो WA कितना है, कितना है 32, क्योंकि टोटल वैल्यू 100 है ना, नहीं बात समझ में आई, हमने सॉल्यूशन टोटल वैल्यू को 100 माना है, समझे, समझ में आती बात। जैसे 100 ml मेरे पास शरबत है, 68 ग्राम उसमें चीनी पड़ी हुई है, तो पानी 32 है, बात समझ में आ गई ना। तो यहां पर हमने लिख दिया 32 ग्राम ml के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि वो फॉर्मूला याद रखिए, वॉल्यूम इक्वल टू WA + B / D, वो सब समस्याओं को निपटारा कर देगा, उसकी बिल्कुल टेंशन मत लो। ये तरीका याद रखो, जहां परसेंटेज दिया हो आंख बंद करके ग्राम मान लो, टोटल वैल्यू को 100 मानना, 100 के ऊपर मत जाना, ठीक है ना। एक तो सवालों में आएगी दिक्कत, वहां बता दूंगा क्या करना है, ठीक है। अब MB क्या दिया है मुझे, ये किसका वजन है, नाइट्रिक एसिड का, किसका है, नाइट्रिक एसिड। और नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, किसको निकालना नहीं आता मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हाथ उठाओ। नींद आ रही ना, सर में दर्द हो रहा, कुचल दे। देखो भाई नाइट्रिक एसिड HNO और 3, समझ में आया। जिनको नहीं आता भैया ये भी लो। एक नाइट्रोजन का कितना होता है, और इसका 16 गुणे 3, 16 3 16 दिया 48। अब कितना हो गया, जोड़ लेना, कितना हो गया 63, ठीक है ना। अरे 8 4 12 13 3 63 हो गया भाई, तो ये हो गया 63। हाँ बोलो, चलो। एम क्या है, पानी मिला देना, पानी का होता है 18, ठीक है। नहीं निकालना आता, मैंने निकाल के बता दिया। जहां ना आए, चीटी जितनी बात हो आज पूछ लो। देखो मैं अभी आपको वो प्रोसेस से नहीं पढ़ा रहा हूं जैसे पिछली साल पढ़ा रहा था, मैं जल्दी खत्म किया था, उसके बाद रिवाइज करवाया था। मैं एक चैप्टर लेके चल रहा हूं और पूरा डिटेल में लेके चल रहा हूं, जिसके बाद उसमें कुछ बचे ना हमारे पास, तो उसके बाद बस एक बार रिवाइज करवाए कि चैप्टर खत्म, बार बार नहीं करवाना पड़ेगा, इसलिए समय लगेगा। आप ये मत सोचें कि आज हमने नहीं पूछा है हम आगे जाके पूछ रहे हैं, आगे सिर्फ एक रिवीजन होगा, फाइनल खत्म, क्योंकि मैं यहीं पर इसको पूरा खत्म करवाते हुए चलूंगा, जिससे अगर मुझे 2 चैप्टर आते हैं तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, 2 आते हैं इसमें तुम्हें जो मन में आया सो पूछ लो, बात नहीं, ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो ये भैया जी हो गए, मैं 63 यहां लिख देता हूं, ये हो गए सारों, बोलो हाँ है ना, ठीक है। और क्या दिया गया भाई, डेंसिटी दी गई। डेंसिटी में हमेशा एक चीज देख लेना, क्या डेंसिटी की यूनिट, देखो क्या दिया, ग्राम पर ml, इसीलिए मैं छोटी यूनिट लेता हूं। कुछ सवालों में आपको मूर्ख बना देंगे, वो किलोग्राम पर लीटर लिख देंगे, या किलोग्राम पर ml, वो ग्राम पर लीटर लिख देंगे या किलोग्राम पर ml लिख देंगे। तो अगर ऐसा कुछ दिया जाए तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोग्राम है तो ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब ऊपर मल्टीप्लाई होगा, है ना, डिवाइड जो कुछ भी, और लीटर होगा तो ml में, जो कुछ भी होगा वैसा कन्वर्जन लगाना पड़ेगा, यूनिट कन्वर्ट करके ग्राम पर ml में लाना पड़ेगा। ऐसे सवाल मुश्किल से 100 लगाओगे तो 1-2 मिलेंगे, लेकिन डेंसिटी लिखते समय यूनिट जरूर देख लें। ये बातें जो मैं कथा सी गा रहा हूं तुम ऊपर लिखते जाओ, बाद में तुम्हें याद नहीं रहेगी, भागवत चल रही क्या। तो डेंसिटी इक्वल टू हो गया कितना, 1.504 ग्राम पर ml, ठीक है, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा था उसने, पूछा क्या है, मोलैरिटी, लिटी मतलब क्या, कौन सा एम, बड़ा है, कैपिटल, क्वेश्चन मार्क लगा दो भाई, ठीक है भाई। तो ये हमारा हो गया गिवन। अब इसको हटाओ यहां से, आप इसके नीचे लिखने हैं, नीचे जगह नहीं है, मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है। फिर उसके बाद लिखेंगे फॉर्मूला यूज। क्या है फॉर्मूला, बता नहीं सकते, बोलो। और वॉल्यूम का फॉर्मूला, अब देखो तरीका सीखो, मैंने आपको क्या सिखाया। अगर मैं सही से गिवन लिख पाता हूं, फॉर्मूले मैंने उसी फॉर्मेट में लिखवाए हमेशा, इसीलिए मैंने पूरे चैप्टर के फॉर्मूले इस फॉर्मेट में कर दिए, पूरे चैप्टर के। मात्र आप गिवन छांट दो, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, मल्टीप्लाई सही, आंसर सही, बोलो क्लियर हो जाएगा कि नहीं। उसके बाद यहां पे डालिए पुटिंग द वैल्यू, और वैल्यू पुट कर दो, पहले वॉल्यूम निकाल लेना, वॉल्यूम यहां रख देना और सॉल्व कर लेना, बोलो क्लियर। अब एक और बात बाद में बताऊंगा, पहले खुद से करो, और यहां पे निकाल के लिख देना आंसर।
और उसकी यूनिट। बोलो क्लियर? इस तरीके से 4 स्टेप में सवाल हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन है क्या? स्टार्ट करो सभी लोग। सुनो, आपको 2-3 बातें समझा देता हूं। कुछ लोगों की कुछ गलतियां हो रही हैं। क्या गलतियां हो रही, कैसे हो रही हैं, जरा इसको समझना है। ठीक है, सबसे पहले हमें जो चीज निकालनी है हमें उसी को सॉल्व करना है, सबको सॉल्व नहीं करना। जैसे कई बच्चों ने वॉल्यूम को सॉल्व किया, वॉल्यूम पूछा था तुमसे, क्यों सॉल्व किया तुमने? सॉल्व करने की क्या जरूरत थी? फ्रिक्शन में पड़ा रहने देते जब पूछा ही नहीं था। तो देखो यहां पर हमने रखा 68, मैं लिख देता हूं वॉल्यूम इक्वल टू 68 प्लस 32 अपॉन डेंसिटी होगी तुम्हारी 1.504, मतलब 100 बटे 1.504। बस यही छोड़ दो। जब वॉल्यूम तो निकलवाया नहीं था तो आंसर देना है नहीं, तो क्या करेंगे इसको सॉल्व करके? कभी भी पूरी कैलकुलेशन सॉल्व मत करिए, कान में तेल डाल के टाइट कर लो। मैं हर दिन हर बात नहीं सिखाऊंगा आपको, एक दिन सिखाना है। अगर भूल रहे हो तो कॉपी पे ऊपर नोट कर लिया करो, मैंने कई बार बोला है। कैलकुलेशन नहीं करनी है, कैलकुलेशन एक बार करनी है या मैक्सिमम 2 बार करनी है, और उस समय डेसिमल के 3 पॉइंट तक करनी है, तीसरे पॉइंट तक जाना है। अब इसका भी समझ लो क्या सीन है। जैसे इस सवाल में लॉग नहीं था, ठीक है ना, तो आप 2 तक भी करोगे चलेगा, एक भी पॉइंट करोगे तो भी ठीक ही ठीक है ना। वैसे क्या तरीका यह है कि 2 तो कम से कम कर ही लो, लेकिन अगर लॉग होता तो आपको कम से कम 3 पॉइंट करने थे, डेसिमल के बाद करना ही है। और अगर एंटी लॉग होगा तो 110% आपको डेसिमल के बाद 4 पॉइंट चाहिए। तो ये बात अपना नोट कर लो। जब सिंपल कैलकुलेशन चल रही है, आप 2 डिजिट तक भी एक्यूरेट हो। अगर लॉग आ रहा है तो आपको डेसिमल के बाद 3 डिजिट चाहिए और एंटी लॉग में 4 चाहिए। सवाल जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर रहे होंगे तो मैं आपको ये प्रूव कर दूंगा कि अगर आप 4 की जगह 3 डिजिट ले लो या 2 डिजिट ले लो तो कई लाख तक का डिफरेंस खड़ा हो जाएगा, क्योंकि एंटी लॉग में पावर चल रही होती है, और पावर मान लो 7 की चल रही, 17 की चल रही, 7 की चल रही, तो करोड़ों में डिफरेंस आ जाएगा तुरंत 1 मिनट में। बात समझिए ना, क्योंकि उसमें मल्टीप्लाई में पावर चल रही होती है। तो इसलिए एंटी लॉग के समय ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए, डेसिमल के बाद 4 डिजिट चाहिए, कम से कम 4, 5 हो तो बहुत बढ़िया, 4 तो मिनिमम, क्योंकि हम उन्हीं 4 की वैल्यू निकालने वाले होते हैं। ठीक है, लॉग में कम से कम 3 और सिंपल कैलकुलेशन में 2, तो वो अप्रोक्सीमेटली ठीक माना जाता है। अब सुने, तो यहां मुझे वॉल्यूम चाहिए नहीं था, मैंने डिवाइड किया नहीं। आइए यहां पर वैल्यू रखते हैं। अब कैपिटल एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखना बेटा, दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो कैपिटल एम में वैल्यू रख दीजिएगा। ये हो गया कितना, 68 अपॉन एम है 63, और N2 हो गया तुम्हारा कितना, 1000। ठीक है ना? अरे हाँ है ना, ये वैल्यू रख दिया। और वॉल्यूम उठा के सीधा रख दो। गुड़िया देखो 100, देखो जब हम इसको यहां रखेंगे 100 बटे 1.50, 1.50 पर कहां चला जाएगा, ऊपर, तो N2 कर दो 1.504। अब इसका एक डेसिमल हटा देता हूं, ठीक है ना, यहां लगा देता हूं 15.04, और नीचे क्या हो जाएगा, 1 जीरो बढ़ जाएगी। अरे हाँ है ना, तो 1000 से 1000 काट दिया, या 1000 से 100 काट दो, 1 जीरो बचेगी, मल्टीप्लाई कर दो। तो अब आपके पास आ गया कितना, 68 अपॉन 63 इंटू 15.04। अब मान लो मेरे पास टाइम कम बचा, जल्दी जल्दी करनी है, 1 ही मिनट बचा, आधी मिनट बचा, तो हम इस तरीके से क्या करते हैं, अभी 15 हो गया, सीधा सीधा टेबल पढ़ के नियर अबाउट टू राउंड ऑफ कर दूंगा, और राउंड ऑफ करते ही हम लगभग पहुंच जाएंगे 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, मतलब ये 4 के अप्रॉक्स पड़ेगा, मतलब 4.01 4.1 के आसपास पहुंचेगा। ये समझ में आ रहा है मेरी बात? अरे 15, अगर मैं इसको 15 मान लूं तो यहाँ पे डिवाइड करते समय 4 आएगा ना, 4 है ना, तो 4 से थोड़ा सा ऊपर लेके इसको डिवाइड कर लो। समझ में आया कैसे किया? 16 चौको 64 आया ना, नीचे 4 आया तो टेबल आनी चाहिए यार, अब टेबल नहीं आते तो बैठे रहोगे। 4 का पहाड़ा ऊपर बढ़ दो, 4 एकम 4 बचा 2 28, और 4 चौको 16, 4 पंजे 20, 4 24, 24 हो गया, फिर 4 बचा, 4 बचा कि नहीं, जीरो तारों के 40 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि ऊपर जा रहा, 40 हो जाएगा, तो 4 40, 10 आ गया, 16.1 पे आंसर आ जाएगा। मतलब मैं ये सिखाना चाह रहा हूं, अगर मेरे पास कम टाइम बचा है तो मैं राउंड ऑफ कैलकुलेशन, जैसे मैंने यहां कम कर दिया तो यहां बढ़ा लिया, यहां बढ़ा दिया तो ऊपर कम कर दिया, मतलब ऐसे राउंड ऑफ करते हैं। और इसके से भी हम नियत, देखो अभी मैंने किया तो ये 16.1 आंसर दे रहा, जो आपके कैलकुलेटेड आंसर से तो सही आ रहा। आप 16.09 समथिंग बता रहे थे, मैंने राउंड ऑफ करके किया तब भी 16.1 ही आ रहा। तो ये चीज धीमे धीमे प्रैक्टिस में डालनी है, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारा पेपर बिल्कुल तय समय से पहले ही हो जाएगा। हो सकता है पेपर फंस जाए, तो हमें ऐसी पता होना चाहिए कि सवाल फंस जाए तो हम उसे सेकंड के अंदर में निपटा लें।
कैलकुलेशन में समय नहीं लगना चाहिए, बात क्लियर है ना। टेबल आने चाहिए भाई। अभी मैं 10th क्लास की जो क्लास चल रही है उसमें भी टेबल सुन रहा हूँ। आज मैंने 14 का सुना था। रोज एक एक टेबल, और अगर तुम्हें नहीं आते हैं तो तुम भी सुनाओ, शर्म वाली कोई बात नहीं है। सबसे कम, रुको चेक कर लेता हूं, 12 का किसको नहीं आता हाथ उठाओ। अगर पूछ दिया और फिर नहीं आया मोर बना दूंगा भाई। आता है तुझे? हाँ अच्छा ठीक, 12 का 12 का नहीं, ठीक कोई बात नहीं, उसमें संकोच वाली बात नहीं। आप अगर छुपाओगे कोई इलाज नहीं है, छुपाओ मत, इलाज हमारे पास। 10 के नीचे सबको आते हैं? कोई 10 के नीचे भी लटका हुआ हो 9 का? हाँ ठीक है, तो भैया जी कल सब लोगों से 12 का टेबल और सुना जाएगा अगली क्लास में। इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं, मात्र अगली 10 क्लासों में पता भी नहीं चलेगा, 20 तक टेबल याद हो जाएंगे, कैलकुलेशन आसान होने लगेंगी, चीजें ऐसी सुधरेंगी। तो भैया जी इसको सॉल्व कर लेना। आंसर 16.2 समथिंग आ रहा है, और इसकी 4 कैपिटल एम। क्लियर है? कोई डाउट दिक्कत? सीन समझ गए? आपको देखो कैसे करना है। अब ऊपर देखो, ये मेरा आंसर हो गया, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 16.24 है ना, और कैपिटल एम। अब देखिए, अब पेपर की अगर मान लीजिए 3 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान समझिए, कोई भी बात, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं सारी चीजें निपटाते हुए चल रहा हूं, कोई बात रिपीटेशन में नहीं आएगी। तो ये लगभग आधा नंबर का हो गया तुम्हारा, ठीक है? आधा नंबर तुम्हारा यहां है, आधा नंबर लगभग यहां है, 1.5 नंबर हो गया तुम्हारा। ये फॉर्मूले और मूले का तुम्हारा आधा नंबर, कितने हो गए? 2, ठीक है? कभी कभी फॉर्मूले मल्टीपल लग रहे होते तो आधा आधा यहां एक कर दिया है ना, और वहां आधा कर दिया, और या फिर आधा यहां कर दिया, वैल्यू का आधा हो गया, और कैलकुलेशन का तुम्हारा यहां पर निपट गया, आधा हो गया। तो भैया जी ये 3 नंबर हो गए। कभी कभी यहां पर मल्टीपल फॉर्मूले चल रहे होते हैं तो फॉर्मूले का एक कर देते हैं, उधर उधर आधा कर देते हैं। एक मोटा मोटा ये तरीका है। अब तुम सोचो, कोई बायो का बच्चा है, ये बायो वालों के लिए बता रहा हूं, मैं मानता हूं कि वो यहां से चलेगा, यहां से होते होते यहां तक पहुंच जाएगा, और वो यहां कहीं गड़बड़ कर देगा, ठीक है? तो अगर 3 नंबर का सवाल आया तो उसने वैल्यू तो पुट करी थी, यहां तक आई है, उसका सिर्फ ये आधा घटेगा। आंसर तो थोड़ा बहुत आगे पीछे चल रहा है, आधा ही घटेगा अगर प्रोसीजर से करोगे। बात समझ आई ना? क्योंकि भाई मैक्सिमम तो सही किया ना, बस ये कैलकुलेट करते समय यहाँ पे मान लो 14 आ गया, पीछे से कॉपी कर रहे थे आगे की तरफ, गलती से 14 लिख दिया, 61 लिख दिया, उल्टा लिख दिया, तो यहां तक तो सही है, बस यहां पर क्या हो गया? गड़बड़ हो गया। इसलिए इसका तरीका क्या होता है वो समझो। पहले तो हम ऐसे करेंगे जिससे मेरा हाफ मार्क्स कटे। दूसरा, कभी भी रफ को पीछे नहीं करना है। ये मैं, आप पिछले बैच वालों से पूछ लेना, ये सारी बातें मैंने उन्हें फरवरी में सिखाई, ठीक है? मैं आपको शुरू से ही सिखा रहा हूं, क्योंकि मैं आप चैप्टर कंप्लीट करते हुए निकलूंगा, छूटने का कुछ नहीं है। हर चीज कंप्लीट होगी तभी चैप्टर आगे बढ़ेगा, चाहे सिलेबस स्लो ही चले, और चाहे आपके पेपर में 6 चैप्टर आ रहे हो, मेरे 2 ही हुए हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। बात क्लियर है ना? स्लो चलेगा, आपको पता तो होगा कि 2 आते हैं और हमें वो बढ़िया आते हैं, ठीक है ना? पहले तो स्लो भी नहीं चलेगा, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं आपको। तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, तो भाई ये है कि आपने ये कैलकुलेशन कर दिया और यहां पर आपका हाफ मार्क्स चला जाएगा, रेस्ट आपको बाकी नंबर मिल जाएंगे। और मैं ये कह रहा था कि पीछे जो रफ है उसको पीछे कभी मत करो। कैसे करते हैं वो समझाता हूं। मान लो ये आपकी कॉपी है, ये आपकी कॉपी है, यहां पर एक लाइन खींचो, यहां लिखो रफ, और यहीं पे कैलकुलेशन करो, और यहां पे अपना आंसर करो, ये तरीका, और उसको बाद में यहां से काटो। इससे क्या होगा कि मान लो लिखते समय तुमने उल्टा लिख दिया, 16 का 61 लिख दिया, तो यहाँ पे तो सही लिखा हुआ ना, तो जो भले टीचर है वो यहां से चेक करके तुम्हें नंबर दे देंगे पूरे, बस अगर तुम्हारे 70 ना आ रहे हैं, 70 आ रहे हुए तो फिर तुम्हें काट देंगे। बात समझ आ गई ना? तो ये एक सेफ साइड रहती है, पीछे से आगे लाने में गलत होने की संभावना ज्यादा होती है, अगल से बगल में लिखने में गलती नहीं होती है। बात क्लियर है ना? तो अब ये बात मैंने इसलिए सिखाई है कि कॉपी पे भी जब सवाल होगा तो आपको हैबिट में लाना है कि कॉपी, जैसे मान लो मेरी कॉपी अभी कैसी होती है, हमारी कॉपी ऐसी होती है, पेपर में तो वो लंबी वाली मिलती है, अरे हाँ ना? तो भैया यहाँ पर ऐसे लाइन खींच लो और यहीं पर रब करना है। पीछे अभी मैंने देखा था कुछ बच्चे पीछे कर रहे थे, दूसरी कॉपी में कर रहे हैं, हाथ पे कर रहे हैं, है ना? तो भैया यहीं करो और यहीं लिखो। बात समझ आ गई? हैबिट में होगा तभी लास्ट दिन होगा, नहीं तो कुछ नहीं। बात क्लियर? इसको इरेज कर दूं? चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखो, a solution of glucose in water is labeled by, बैठ जाए क्या आराम से। a solution of glucose in water is labeled by 10% W by W,
10% W/W जान गए ना? दोनों चीजें वजन में चल रही हैं, ठीक है? What would be the molality? What would be the molarity and mole fraction of each component? Each component मतलब अगर दो चीजें हैं तो दोनों का, XA और XB. Mole fraction of each component if the density of the solution is 1.2 ग्राम पर ml. बोलो क्लियर? ठीक है, अब देखो बेटा इसको करके लाना घर से, ठीक है? उसके बाद मैं आपको भेजूंगा आज असाइनमेंट एक, ठीक है? और इस वीडियो में भी असाइनमेंट अपलोड कर दूंगा, जिससे आप भविष्य में भी करो तो खौफ आ ना जाए, फिर हमसे मत मांगना कि अब लाओ जी वो वाला, कहां से लाए वो वाला। तो आज असाइनमेंट भेजूंगा, ये क्वेश्चन नोट्स की कॉपी में होगा, असाइनमेंट प्रैक्टिस की कॉपी में करके लाइएगा। बोलो क्लियर? ठीक है, एंजॉय करिएगा।